हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सागर बलूनी और मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से छोटे से आपके अपने चैनल में। तो हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 है। हम ऑलरेडी 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हमने देखी। दूसरे लेक्चर में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा दिया, बॉन्ड एंगल निकालना सिखा दिया, बॉन्ड पेयर निकालना सिखा दिया, लोन पेयर निकालना सिखा दिया, शेप बनाना सिखा दिया। और ये जो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर थे वो बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें हमने करी थी, ठीक है। और वो जो हमारे 2 लेक्चर हमने पढ़े हैं ना, वो हमारे यूज आएंगे जब हम आज के इस लेक्चर से एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड कवर करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक आपको बहुत आगे देखने को मिलेगा, पर मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ा दिया ताकि हमको फायदा मिले। एनसीईआरटी के जब हम वर्ल्ड टू वर्ल्ड आज के इस लेक्चर से पढ़ने वाले हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर कंसेप्ट हम हाइब्रिडाइजेशन से सीख सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के 2 लेक्चर बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें कर ली। अब हमको ज्यादा कोई इफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 3, केमिकल बॉन्डिंग। और ये मैंने लिख दिया केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 3, ठीक है। तो ये आया अपना एनसीईआरटी का पहला टॉपिक 4.1, कॉसेल लीविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। कॉसेल लीविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। अब ये साइंटिस्टों के नाम है, एक साइंटिस्ट कॉसेल हो गया और एक साइंटिस्ट हो गया अपना लीविस, ठीक है। तो इनका केमिकल बॉन्डिंग के लिए एक अप्रोच है, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देख, हमने ना पीरियोडिक टेबल बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया, एनसीईआरटी का वर्ल्ड टू वर्ल्ड बिल्कुल, और 37 साल के 37 साल के नीट के पीवाईक्यू भी कर लिए, बिल्कुल आसानी से हो गए थे यार, कोई दिक्कत नहीं हुई। हम पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। तो ये बात हम जानते हैं कि देख, सोडियम उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, ठीक है। अगर मैंने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखी तो कितनी होगी, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये आपको आता है, ठीक है। अब देख ये देख, आगे 1 लिखा हुआ था, मैंने बोल दिया ये कौन सा सेल है, के सेल है। आगे 2 लिखा हुआ था, मैंने बोल दिया ये कौन सा सेल है सर, एल सेल है। यहाँ पर 3 लिखा हुआ था, मैंने बोल दिया ये कौन सा सेल है, एम सेल है। तो ये के एल एम ये सेल के नाम है। मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको ये चीजें बता रखी है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो ये अपना सोडियम था, ठीक है। तो इसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी। अब ध्यान से देख, एक सेल तो अपना के है, एक सेल अपना क्या एल है, एक सेल अपना यहाँ पर क्या एम है। तो जो सबसे बाहर वाला सेल है वो कौन सा है सर, जो सबसे बाहर वाला सेल है वो कौन सा सर, एम सेल है। तो जो सबसे बाहर वाला सेल होता है ना, उसको अपन बोलते हैं वैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। मतलब जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसको क्या बोलूंगा, वैलेंस सेल बोलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वैलेंस सेल क्या होगा, सबसे बाहर वाला सेल होगा, सबसे आउटर मोस्ट सेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर वैलेंस सेल तुम्हारा एम है, यहाँ पर मैं लिख दूं कि एम, तो यहाँ पर जो एम सेल है वो अपना वैलेंस सेल है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। मतलब जो सबसे बाहर वाला सेल होगा उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ सर, उसको मैं क्या बोलने वाला हूँ सर, उसको मैं बोलूंगा वैलेंस सेल, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देख, यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन निकालनी मैंने आपको बता रखी है, तो यहाँ पर मैंने क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख दी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। अब देख, आगे 1 लिखा हुआ था एस में, तो ये क्या अपना के सेल है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, यहाँ पर मैंने बोल दिया ये कौन सा सेल है, एल सेल है। ये कौन सा सेल हो गया अपना, एम सेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम्हारे के सेल भी प्रेजेंट है, एल सेल भी प्रेजेंट है और एम सेल भी प्रेजेंट है। तो वही बात वापस से रिपीट कर, जो सबसे बाहर वाला सेल होगा उसको क्या बोलूंगा सर, उसको मैं वैलेंस सेल बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा। तो यहाँ पर तुम्हारा वैलेंस सेल कौन सा हो गया सर, एम सेल हो गया। बात क्लियर है ना, ठीक है। वापस देख ऊपर, अब बात आती है सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ। अरे कॉमन सेंस की बात है यार, वैलेंस सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही तो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। वैलेंस सेल क्या होता है, जो सबसे बाहर वाला सेल होता है, यस सर, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन दिख गए ना वो अपने क्या है सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख, वैलेंस सेल अपना कौन था सर, एम था। सर एम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने परसेंट है, यहाँ पर सोडियम में सिर्फ एक है, ठीक है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान सर। जो सबसे बाहर वाला सेल होता है वो वैलेंस सेल होता है सर। जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन दिख जाए ना मुझे आज के बाद, वही मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वैलेंस सेल समझ में आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख, क्लोरीन के केस में वैलेंस सेल कौन सा है अपना, एम सेल है। और एम सेल में तेरे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ये हो गए और 5 ये हो गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो मैंने बोल दिया सर क्लोरीन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सर, 7 हो गए। बात क्लियर है, बिल्कुल आसान है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात आती है यहाँ पर एक वर्ड यूज में आता है कर्नल। क्या, कर्नल, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान से देख, जैसे मैं सोडियम की बात करूँ ना,
तो ये बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। यस सर। तो ये पहला सेल, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने बना दिया 1 और 1, 2, सॉरी 1 और 1, ये 2 बना दिया, ठीक है। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तीसरा सेल, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने बना दिया, ठीक है। बात क्लियर है। अब मुझे ये बात पता लग गई कि जो सबसे बाहर वाला सेल होता है, ये सेल जो है, ये कौन सा सेल है सर, एम सेल है, सबसे बाहर वाला सेल है, ठीक है। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये अपना क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये बात मैंने देख ली। अब इसके अलावा जो अंदर के सेल्स है ना, इसके अलावा जो अंदर के सेल्स हैं प्लस जो अंदर न्यूक्लियस है, इसको अपन बोलते हैं कर्नल, ठीक है। तो कर्नल क्या होता है, अंदर के सेल्स यानी इनर वाले सेल्स प्लस न्यूक्लियस, इसको मिला के बोलते हैं अपन कर्नल। तो इनर वाले जो सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस जो न्यूक्लियस हुआ, उनको मिला के क्या बोलते हैं अपन, कर्नल बोलते हैं। तो यहां पर मैंने बोल दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा मतलब अंदर वाले जो सेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, वो प्लस जो अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उनको मिला जुला के क्या बोलते हैं अपन, कर्नल बोलते हैं। तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि कर्नल अपना क्या होता है, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली यहां पर है कि जो वैलेंस सेल के अलावा जो अंदर वाले सेल्स है ना, उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो प्लस न्यूक्लियस, इनको मिला के क्या बोलते हैं अपन, कर्नल बोलते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर भी समझ में आ गई। जो मैंने ऊपर लिखा था उसको यहाँ पर वापस से लिख देना, वही बात है अपनी, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि जो सबसे बाहर वाला सेल होगा उसको क्या बोलूंगा सर, वैलेंस सेल बोलूंगा। सर वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलूंगा। सर जो अंदर वाले सेल्स है ना, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे प्लस जो अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन, कर्नल बोलते हैं। आपको बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं हुई। तो कर्नल भी आपको समझ में आ गया, यस सर। ये भी समझ में आ गया, ये भी आ गया और ये भी आपको आ गया, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। अब देख, हमने पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ी हुई है क्या, यस सर पढ़ी हुई है। तो ये बात हमको पता है। देख कंफ्यूज मत होना, सबसेल का मतलब क्या होता है, जो हम सुनते हैं ना एस पी डी एफ, ये क्या होते हैं, अपने सबसेल होते हैं। एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल, ठीक है। और ऐसे जो अपन डब्बे बनाते हैं ना, इनको बोलते हैं अपन ऑर्बिटल। ये जो अपन डब्बे बनाते हैं इनको बोलते हैं अपन ऑर्बिटल, ठीक है। तो जो अपना एस सबसेल है ना, उसके पास सिर्फ एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ये मैंने बना दिया एक ऑर्बिटल। ये हम पीरियोडिक टेबल का रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। पी की बात करें, पी सबसेल है तो उसके पास कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने 3 डब्बे बना दिए, ठीक है। जो अपना डी सबसेल है उसके पास कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं सर, 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। यहां पर मैं 5 डब्बे बना देता हूं, ये बना दिया मैंने 5 डब्बे, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एफ सबसेल की। तो एफ सबसेल में तुम्हारे कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे सर, 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। हमने पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहां पर मैंने 7 डब्बे बना दिए, एक डब्बे का मतलब एक ऑर्बिटल, ठीक है। हो गए 7, यस सर, ठीक है। बात करें, अब देख जैसे ये एक ऑर्बिटल है ना, एक डब्बा, तो एक डब्बे के अंदर मैक्सिमम तेरे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक डब्बे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो जब मैं बात करूं एस सबसेल की, तो उसमें तो तुम्हारा एक ही ऑर्बिटल है, तो यहां पर तुम्हारे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं सर, 2 आ सकते हैं। यहां पर तुम्हारे 3 डब्बे हैं तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। यहां पर तुम्हारे 5 डब्बे हैं तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहां पर तुम्हारे 7 डब्बे हैं तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है, हम ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ के अच्छे से समझ के आए हुए हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता होगी, वापस से मैंने आपको यहाँ पर रिवीजन करा दी, ताकि आप अगर बिल्कुल भूल भी चुके हो ना, बिल्कुल दिमाग से पैदल भी हो, तो आपको वापस से बातें रिवाइज हो गई होंगी। वैसे आपको 99% चांसेस है कि आपको ये बात ऑलरेडी पता होगी, क्योंकि आप पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए हुए हो। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा, यस सर। तो जो नोबल गैसेस होती है ना, मतलब जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं नोबल गैसेस, ठीक है। वो अपने क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं अपने सर, स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जो नोबल गैसेस होते हैं ना, वो अपने क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ये भी हमको पता है कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्लिक्शन क्या होती है, NH2 NP6। हमने यहाँ पर देखा कि जो पी सबसेल है ना, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख पी सबसेल के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पर कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, कि ये बंदा स्टेबल है। तभी तो अपन बोलते हैं कि जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं ना,
वो हमारे क्या होते हैं सर, स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है सर, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NH2 NP6। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि नोबल गैसेस अपने क्या होते हैं सर, स्टेबल होते हैं। ठीक है, और ये मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको बताया था कि जो नोबल गैसेस होते हैं ना, उनका हमको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपने नोबल गैस हो गए, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडन और ओगेनर्सन। ठीक है, तो ये इनका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118। ठीक है, तो ये इनका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। ये हमको याद रखना है, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी बोला था, यहाँ पर वापस बोल रहा हूँ। अब ध्यान से देखिए ना, अगर मैं नियॉन की बात करूं तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो देख 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, सॉरी यहां तक होगा ना, तो ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अगर मैं आर्गन की बात करूं, आर्गन भी अपना नोबल गैस है। ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है, मतलब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखूं तो कितना होगा, देख 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो ये इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। अब ध्यान से एक बात देखें अपन, अगर ध्यान से एक बात देखें, ये अपना के सेल, यस सर, और ये अपना एल सेल, यस सर, ये अपना के सेल, यस सर, ये अपना एल सेल, यस सर, ये अपने एम सेल। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल कौन सा है नियॉन के केस में, सर एल सेल है। और एल सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, एल सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 2 ये है और 6 ये हैं। मतलब जो मैं नियॉन की बात कर रहा हूँ ना, तो इसमें आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंस सेल कौन सा है सर, एल है। तो मैं बोलूं अगर कि जो एल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर नियॉन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 8 है। 6 + 2 कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आर्गन की केस में ये एम अपना क्या है, वैलेंस सेल है, और वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हीं को तो अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर आर्गन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ध्यान से देख, 6 ये हो गए और 2 ये हो गए। यस सर, बिल्कुल आसान है ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, 8 हो गए। तो एक बात यहां से पता लग रही है यार, कि जो नोबल गैस होते हैं ना सर, जो नोबल गैस होते हैं ना, उनके पास जो आउटर मोस्ट जो उनका सेल है ना, जो उनका आउटर मोस्ट सेल है यानी जो उनका वैलेंस सेल है ना, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सर। मतलब सर जो नोबल गैस होते हैं ना, उनमें उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 8 है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंट होते हैं। वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, किनके पास, नोबल गैस के पास। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन ऑक्टेट, इसको बोलते हैं अपन ऑक्टेट, कि वैलेंस सेल में तुम्हारे अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं अपन ऑक्टेट। ठीक है, तो मतलब तुम्हारा जो नोबल गैस है वो कहीं ना कहीं ऑक्टेट फॉलो करता है क्या, यस सर। ठीक है, और तुमको ये बात पता है क्या कि नोबल गैस तुम्हारे स्टेबल होते हैं। तो यहां से ये बात पता नहीं लग रही क्या कि अगर वैलेंस सेल में तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, तो उस दिन वो बंदा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, मतलब स्टेबल होने के लिए ना, स्टेबल होने के लिए वैलेंस सेल में यानी वैलेंस सेल में तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारे जिस दिन 8 हो गए उसी दिन तुमने बोल दिया कि ये बंदा अपना क्या है सर, स्टेबल है। ये बात पता लग गई यहां से। ठीक है, यहां पर तुम्हारा एक एक्सेप्शन है, हीलियम, क्योंकि हीलियम का जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा तो कितना होगा सर, 1s2 होगा। मतलब ये इसका क्या है, के सेल है, और यही सबसे बाहर का सेल है, तो यही अपना क्या हो गया, वैलेंस सेल हो गया। तो यहाँ पर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। इसको बोलते हैं अपन डुप्लेट, ये लिख दिया मैंने डुप्लेट। मतलब हीलियम तुम्हारा एक्सेप्शन है, वो वैलेंस सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, पर फिर भी क्या वो अपना स्टेबल है, तो वो डुप्लेट में ही खुश है, वो डुप्लेट में ही स्टेबल है। ठीक है, बात क्लियर है। पर उसके अलावा जो भी नोबल गैसेज है ना, वो ऑक्टेट बनाते हैं, मतलब वो वैलेंस सेल में तुम्हारे 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। मतलब उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है सर, मतलब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 जब रखते हैं तब वो स्टेबल होते हैं। मतलब अगर किसी को स्टेबल होना है ना, तो उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रखने पड़ेंगे सर, 8 रखने पड़ेंगे। ये बात यहां से पता लग गई। ठीक है, तो वही बात यहां पर मैंने लिख दी, देख, इफ ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए, मतलब कोई एक एलिमेंट है उसके पास अगर आउटर मोस्ट सेल में यानी उसके वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन जिस दिन तूने देख लिए ना, उसी दिन चिल्ला चिल्ला के बोल देना कि ये अपना क्या है सर, स्टेबल है, ये अपना क्या स्टेबल है। वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी, इसको पढ़ लेना। ठीक है, आगे बात करें अपन। अब देख, मैं भी स्टेबल होना चाहता हूँ लाइफ में, तू भी स्टेबल होना चाहता है लाइफ में। यहाँ पर कोई एक एलिमेंट पकड़, वो भी स्टेबल होना चाहता है लाइफ में, और उसको ये बात पता लग गई, आज इसको ये बात पता लग गई कि अगर मुझे स्टेबल होना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मुझे कितने रखने पड़ेंगे सर, 8 रखने पड़ेंगे। तो जिस दिन किसी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि जिस दिन किसी एलिमेंट के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए, उस दिन वो स्टेबल हो जाएगा। वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी।
ठीक है, वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी। हर एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, यस सर। मींस ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, यस सर, आउटर मोस्ट सेल में यानी वैलेंस सेल में। ये बात आपको पता हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़े अपन। अब देख, ये अपना सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11। ये अपना क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17। सर सोडियम अपना कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब ये एल्काली मेटल्स हैं, ठीक है। और क्लोरीन अपना 17th ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब ये अपना क्या है? नॉन मेटल्स है। क्या है अपना? नॉन मेटल्स है। मतलब सोडियम अपना मेटल और ये अपना नॉन मेटल। और हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है सर? आयोनिक बॉन्ड बनता है, या फिर उसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। क्या होता था सर? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। हमने लेक्चर नंबर 1 में देख लिया था, ठीक है। अब देख, ये मैंने वापस इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली, वापस मैंने इसमें सेल बना दिए। वापस हमको पता लग गया कि जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सा? अपना एम सेल है। उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने? 1 है, ठीक है। जो हमने ऊपर देखा था वही मैंने वापस से यहाँ पर लिख दिया, ठीक है सर। वैसा ही मैंने क्लोरीन के लिए भी कर दिया। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, इसमें सेल्स लिख दिए, और इसमें आउटर मोस्ट सेल है कौन सा है सर? एम सेल है। उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 7 है। ये बात मैंने ऊपर भी लिखी थी, वापस से मैंने यहाँ पर लिख दी। अब ध्यान से देख भाई, ध्यान से देख, अभी तक इनको पता नहीं था, अभी तक ना इनको पता नहीं था कि सर स्टेबल होने का तरीका क्या है। आज इनको पता लग गया। जब मैं पढ़ा रहा था ना आपको, तो इन्होंने सुन लिया यार कि स्टेबल कैसे हुआ जाता है। इनको पता लग गया कि स्टेबल कैसे होते हैं। अगर ना हमारे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अगर आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 हो जाएंगे ना, तो इनको पता लग गया, आज इनको पता लग गया कि जिस दिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 8 हो गए उस दिन हम स्टेबल हो जाएंगे। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो इन्होंने सुन लिया यार, इन्होंने सुन लिया। तो अब इनको पता लग गया कि हम स्टेबल कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये भी चाहते हैं, देखिए ये भी एलिमेंट है, हर कोई चाहता है स्टेबल होना, तो ये भी चाहते हैं हम स्टेबल हो जाए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? अपने बीच में एक डील करी, अपने बीच में एक डील करी, और इन्होंने सोचा कि हम कैसे स्टेबल हो सकते हैं, कैसे अपन आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुम कॉमन सेंस से सोचो यार, इसके जो आउटर मोस्ट सेल में 8 एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसको अगर ये इसको भेज दे, नॉन मेटल को दे दे, यानी क्लोरीन को दे दे, ठीक है, तो यहाँ पर ये हट जाएगा। देख, यहाँ से ये चला जाएगा, ठीक है, ये हट गया पूरा। तो अब ये ऐसा बचा। तो देख, अब इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? एल सेल है, और उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर देना किसको? क्लोरीन को, तो ये पता लग गया, यहाँ पर बात पता लग गई कि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में अब कितने हो रहे हैं सर? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि इसको तो पता लग गया कि मैं कैसे स्टेबल हो सकता हूँ। मेरे को एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा अपना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। वहीं अगर मैं क्लोरीन की बात करूँ ना, अगर देख यहाँ पर 7 की जगह में 8 होता, 7 की जगह में 8 होता, तो ये क्या हो जाता? 3p6 हो जाता। 3p6 मतलब सर ये तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सर यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ पर क्लोरीन को भी बात पता चल चुकी है कि अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो मैं क्या हो जाऊंगा? स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो यहाँ से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? अपना क्लोरीन के पास चला जाता है, ठीक है। तो दोनों अब खुश हो गए, दोनों खुश हो गए, सोडियम भी स्टेबल, क्लोरीन भी स्टेबल, ठीक है। बात क्लियर है ना? ठीक है। तो मैं एक बार वापस से ये लिख लेता हूँ, 3s1, ये अपना क्या था? एम सेल था। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन था ना, ये इसने किसको ट्रांसफर कर दिया? क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब इसके पास सिर्फ इतना बचा हुआ है, तो ये भी स्टेबल हो गया। और उसके पास ये अब कितने हो गए? 8 हो गए, तो वो भी स्टेबल हो गया। बात क्लियर है ना? तो यहाँ पर क्या हुआ है सर? सोडियम ने, यानी जो मेटल था उसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और जो नॉन मेटल था क्लोरीन, उसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हुआ है सर? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। बात क्लियर है? ठीक है। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, ये अपना सोडियम था, ठीक है। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? लॉस किया ना। और इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है सर? नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर मैं मान लूं मैं हूं, मेरे में से अगर नेगेटिविटी निकल जाएगी तो मेरी खोपड़ी में पॉजिटिव लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। तो यहाँ से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है, तो एक खोपड़ी में क्या लगा दे? प्लस लगा दे। तो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन आया है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज आया है, तो क्लोरीन की खोपड़ी में क्या लगा दिया मैंने? नेगेटिव लगा दिया। तो ये अपना ऐसा बन गया, और ये अपना ऐसा बन गया। बात क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसान भाषा में समझो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और ये मैं खुद से नहीं पढ़ा रहा आपको, अभी मैं आपको इसके साथ देखो नीचे, ये मैंने एनसीईआरटी अटैच करा रखी है। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड आपका बिल्कुल 100% बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद जब आप इस एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि भाई बायोलॉजी डिफिकल्ट है और हमारी
केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी वो बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। ठीक है, अब देख कहाँ पे थे अपन, यहाँ पर थे। अब ये Na पॉजिटिव बन गया, यानी ये क्या बन चुका है, कैटायन बन चुका है। और ये बन गया अपना Cl माइनस, ये क्या बन गया अपना एनायन बन गया। जिसकी खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज होता है वो अपना कैटायन होता है, जिसकी खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज होता है वो अपना क्या होता है, एनायन होता है। ठीक है, तो ये बन गया Na पॉजिटिव और एक बन गया Cl माइनस। यस सर। अब देख, एक की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज है और एक की खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज है ना सर, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। यस सर। तो अपोजिट चार्ज जब अट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर होता है कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अपोजिट चार्ज दिख जाए ना, उस दिन बोल देना कि यहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो यहां पर सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस पे क्या लगने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है। ये बॉन्ड बन गया अब इनके बीच में, इसी को बोलते हैं अपन आयोनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। मतलब ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना इनके बीच में, ये क्या अपना आयोनिक बॉन्ड है। ये हमने लेक्चर नंबर 1 में भी देखा था कि जो हमारे मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है ना, वो कौन सा बॉन्ड होता है सर, अपना आयोनिक बॉन्ड होता है। और इसको हमने बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से देख भी लिया, ये बन गया अपना आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, अब देख ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल। सोडियम स्टेबल क्या हुआ, कैसे हुआ, सॉरी सोडियम स्टेबल कैसा हुआ, उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तब जाके वो स्टेबल हुआ। और जो अपना क्लोरीन था वो कैसे स्टेबल हुआ सर, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तब जाके वो अपना स्टेबल हुआ। अब दोनों क्या हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं, बात खत्म हो चुकी है। मतलब बस तुमको इतना ध्यान रखना है कि कोई एक एलिमेंट है जो स्टेबल अभी तक नहीं था, वो स्टेबल कैसे हो सकता है, वो स्टेबल कैसे हो सकता है, अगर उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, यानी ऑक्टेट हो जाए। क्या हो जाए सर, ऑक्टेट। बात क्लियर है, ठीक है। अब देख लीविस ने क्या बोला, लीविस एक साइंटिस्ट है, उसने क्या बोला, लीविस ने बोला, लीविस postulated that atoms achieve the stable octet when they are linked by chemical bond। जैसे यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड बन गया इनके बीच में, अब दोनों क्या हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं, दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। यस सर, तो ये बात तो हमको पता ही है, बात क्लियर है, ठीक है। तो समझ आ गया तुमको, यस सर ये समझ आ चुका है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख अब मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूं यार कि कोई भी एक एलिमेंट है ना, कोई भी एक एलिमेंट है वो स्टेबल कैसे हो सकता है, उसके पास या तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दे जैसे यहाँ पर सोडियम ने किया, या तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दे जैसे यहाँ पर किसने किया, क्लोरीन ने किया, यानी नॉन मेटल ने किया। इनको बोलते हैं अपन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अपन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किया तब जाके वो स्टेबल हो जाए, या फिर एक और ऑप्शन है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, तो या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके तुम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सकते हो, यानी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ला सकते हो, ऑक्टेट ला सकते हो, या फिर तुम क्या करो कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दो, तब जाके भी तुम क्या कर सकते हो, आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ला सकते हो, तुम स्टेबल बन सकते हो। तो यहाँ पर तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करो या फिर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करो। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वहां पर हम क्या कर रहे थे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे थे। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसको बोलते हैं अपन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो वहां पर जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है सर, आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, पर अगर जब जिस दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो होता है अपना कोवेलेंट बॉन्ड। तो अभी हम बात कर रहे हैं आयोनिक बॉन्ड की, थोड़ी देर बाद बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी सर, शेयरिंग होगी। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होगी यार, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। अब देख जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन है ना, जो केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन है ना, केमिकल बॉन्ड मतलब चाहे आयोनिक बॉन्ड हो चाहे कोवेलेंट बॉन्ड हो, ये सारे बॉन्ड कौन से होते हैं सर, केमिकल बॉन्ड होते हैं। चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड हो जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो भी बॉन्ड हुआ ना दो एलिमेंट के बीच में, जो भी बॉन्ड लगा हुआ है वो अपना क्या है सर, केमिकल बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्ड के बारे में पहली बार बात कब हुई थी, किसने करी थी सर, कॉसेल एंड लीविस ने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तभी तो अपन कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं सर, कॉसेल लीविस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। बात क्लियर है, ठीक है। तो ये किसने बात करी थी सबसे पहले, किसने एक्सप्लेन किया था, कॉसेल एंड लीविस ने। ठीक है, अब आता है अपना लीविस सिंबल्स। अब लीविस यहाँ पर कुछ सिंबल्स देता है। ठीक है, वो बोलता है ना, वो बोलता है ना कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, उनको तुम डॉट से शो करो। जैसे अपन बात करें, जैसे कोई एक एलिमेंट है ए, इसके पास मान ले 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर तुम 2 डॉट बना दो ऐसे। इसके पास मान ले 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर तुम इसके 3 डॉट बना दो। इसके पास मान लो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो तुम सिर्फ 1 डॉट बना दो। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं अपन वैलेंस सॉरी लीविस सिंबल्स। ठीक है, तो बात मैंने यहाँ पर लिख दी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करना पड़ता है। मान लो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 1 डॉट बना दे, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 2 डॉट बना दे, ये बना दिया मैंने सर। बात क्लियर है, ठीक है। अब देख, अब देख
यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो सोडियम था ना, सर, वो अपना कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? सर वो अपना फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए थे सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने थे सर? 1 था, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1 होते हैं, ठीक है। फिर अपन इसकी बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन तुम्हारा क्या था सर? 17th ग्रुप का एलिमेंट था, ठीक है। और इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए थे सर? 7 हुए थे, यस सर। तो यहाँ पर कितने बनाने पड़ेंगे डॉट? हमको 7 डॉट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सोडियम के लिए अगर मैं बनाऊं तो सोडियम और ऐसा बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। क्लोरीन के लिए मुझे अगर बनाना पड़े तो मैं कैसे बनाऊंगा? 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। बात बिल्कुल समझ में आ गई कि सर अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो एक डॉट बनाऊंगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 डॉट बनाऊंगा, और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो 7 डॉट बनाऊंगा। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने हमको डॉट बनाने हैं, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं अपन लीविस सिंबल्स। बात क्लियर है? ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट था, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 1 है। 17th ग्रुप का एलिमेंट था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7 है, ठीक है। फिर हमने बात करी नोबल गैस की। नोबल गैस अपना 18th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, और उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे सर? 8 आ रहे थे, 8 आ रहे थे, ठीक है सर। यहां से हमने ये बात देख ली। तो यहां पर एक कंक्लूजन निकाल दे क्या? यहां पर देख कि अगर तुम्हारा एक ग्रुप का जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अगर एलिमेंट्स होंगे ना तो उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होंगे। अगर तुम्हारा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है ना तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे। अगर तुम्हारा 13th ग्रुप का एलिमेंट है, 13th ग्रुप के, तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। अगर तुम्हारे पास 14th ग्रुप का एलिमेंट है तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे। अगर तुम्हारे पास 17th ग्रुप का कोई एलिमेंट हुआ उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 होंगे। अगर तुम्हारे पास 18th ग्रुप यानी नोबल गैस का कोई एलिमेंट है तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो अगर तुम्हारे पास 16th ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? 6 होंगे। तुम्हारे पास 15th ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा तो उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 होंगे। तो ये बात हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है ये अपने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये अपना फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 13th ग्रुप, 14th ग्रुप, 15th ग्रुप, 16th ग्रुप, 17th ग्रुप, और ये अपना 18th ग्रुप। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 होगा, इसके पास 2, इसके पास 3 4 5 6 7 और 8। और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपन डॉट से शो करते हैं। तो यहाँ पर फ्लोरीन के पास तुम्हारे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो देख 7 डॉट यहाँ पर मैंने रेड कलर से बना रखे हैं। अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बात पता लग गई कि कौन से ग्रुप के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कोई सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो तुमको निकालना नहीं पड़ेगा, तुम डायरेक्ट बोल देना कि इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई अगर 17th ग्रुप का एलिमेंट है ना तो तुमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन करके बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, तुम बोल देना कि इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। कोई अगर नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट होगा, नाइट्रोजन फैमिली, तो नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप नंबर क्या होता है सर? 15th होता है। तो तुम बोल देना कि इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। बात क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो इनको बोलते हैं लीविस सिंबल्स। ये जो डॉट मैं बोल रहा हूं ना कि डॉट लगा देना, कि एक डॉट लगा दिया मतलब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये जो डॉट है इन्हीं को अपन क्या बोल रहे हैं? लीविस सिंबल्स, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब जो ये लीविस सिंबल्स है ना, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। इनका इंपॉर्टेंस होता है कहां पर? वैलेंसी निकालने में। क्या कहां पर? वैलेंसी निकालने में। तो देख वैलेंसी कैसे निकालते हैं अपन, देख वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अब देख, अब ना अगर तेरे पास कोई एक ऐसा एलिमेंट है, अगर एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास ना 4 तक, मतलब मैक्सिमम अप टू कितने? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैक्सिमम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4। मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब वो तुम्हारे फर्स्ट ग्रुप का हो सकता है, सेकंड ग्रुप का हो सकता है, 13th ग्रुप का हो सकता है, और 14th ग्रुप का एलिमेंट हो सकता है। तो मैक्सिमम मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 4 होने चाहिए। 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, मतलब 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो अगर कोई एक तुम्हारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास मैक्सिमम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसकी जो वैलेंसी होगी वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, ठीक है। जो उसकी वैलेंसी होगी ना वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। जैसे मैं बात करूं अगर बोरोन की, तो बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3 होते हैं, क्योंकि ये अपना 13th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। तो 4 तक मैक्सिमम कितनी लिमिट है? 4 तक। तो 4 से तो कम ही है ना ये, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा कि इसकी जो वैलेंसी होगी ना वो इसकी किसके बराबर हो जाएगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर है? जैसे मैं बात करूं पोटेशियम की, तो पोटेशियम तुम्हारा
कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? लिनाकी, मतलब ये अपना फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 1 है, ठीक है, मतलब 4 से तो कम ही है ना, तो मैं बोलूंगा सर इसकी जो वैलेंसी होगी ना वो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगी। इसकी वैलेंसी कितनी होगी सर? 1 होगी। बात क्लियर है ना? अगर तुम्हारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 तक है, मतलब मैक्सिमम 4 है ना, 4 से कम हो सकते हैं पर 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 4 तक अगर तुम्हारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो तुम बोल देना उनकी जो वैलेंसी होती है ना वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होती है। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है, ठीक है। तो ये बात मैंने यहां पर लिख दी कि वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पर कब? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां तक होने चाहिए? लगभग 4 तक होने चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब जब बात आएगी इन फैमिलीज की, इन ग्रुप्स की, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18, यहाँ पर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होते हैं। तो अब क्या करना है हमको? अब हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना। वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये बात मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा चुका हूं, पता है तुमको, ठीक है। अब देख, तो यहाँ पर हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये लिखा मैंने ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 16th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? 6 होंगे, मतलब ये 4 से ज्यादा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैलेंसी कैसे निकालूंगा? वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने सर? 6 हैं, तो 8 माइनस 6, आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। बिल्कुल सिंपल है ना, आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के बाद तुमको वैलेंसी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है सर। अगर मैक्सिमम 4 ना, मैक्सिमम 4 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर 4 से ज्यादा, अगर 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं अपन? वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं सल्फर का, तो सल्फर तुम्हारा ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन के नीचे ही तो सल्फर आता है, ठीक है। तो मतलब इसका ग्रुप नंबर क्या होगा? 16th होगा, ठीक है। 16th होगा इसका ग्रुप नंबर, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? 6 होंगे, ठीक है। तो इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ना 4 से ज्यादा है, ठीक है। तो वैलेंसी कैसे निकालूंगा? वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस 6 करना पड़ेगा। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई सर? 2 हो गई। बिल्कुल आसान है ना, कोई दिक्कत हो रही है क्या? बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। अब हम आसानी से वैलेंसी निकाल सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वैलेंसी निकालनी आसानी से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर किसका हम यूज ले रहे हैं सर? जो हमने लीविस सिंबल देखे थे ना, उसकी हेल्प से हमने यहाँ पर वैलेंसी निकालनी सीख ली। तो यहाँ पर जो लीविस सिंबल्स का जो सिग्निफिकेंस होता है ना, वो हमको पता लग गया कि जो लीविस सिंबल्स होते हैं उसकी मदद से हम यहाँ पर वैलेंसी निकाल पा रहे हैं। हमको वैलेंसी निकालने में आसानी हो गई, हमको यूज आ गया। बात क्लियर है? तो हमको पता लग चुका है कि जो लीविस सिंबल्स होते हैं उसका इंपॉर्टेंस कहां पर है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हम वैलेंसी निकाल पा रहे हैं। बात क्लियर है? तो आज के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वैलेंसी क्या होता है सर, वैलेंसी क्या होता है। कोई कंफ्यूजन आज के बाद नहीं होना चाहिए। कोई एलिमेंट तुम्हारे सामने अगर रख दिया जाए तो तुमको उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट की। बाकी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें खेल अलग ही चलता है यार, वहां पर जब हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पर उसका सीन देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में एस ब्लॉक एलिमेंट की और किसकी? पी ब्लॉक एलिमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन अब। तो ये बात पता लग गई कि अगर बोरोन फैमिली का कोई एलिमेंट होगा, बोरोन फैमिली यानी कौन सा ग्रुप? 13th ग्रुप, ठीक है। 13th ग्रुप यानी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। तो यहां पर वैलेंसी कितनी हो जाएगी सर? वैलेंसी कितनी हो जाएगी? वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये क्या अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब कोई अगर मान ले कार्बन फैमिली का एलिमेंट हो गया, कार्बन फैमिली मतलब कौन सा ग्रुप? 14th ग्रुप, ठीक है। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 होंगे, यस सर। तो यहां पर तुम्हारी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। कोई तुम्हारे पास अगर नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट होगा, नाइट्रोजन फैमिली यानी कौन सा ग्रुप? 15th ग्रुप, यस सर। तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं, यस सर। अब ये 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पर वैलेंसी का फॉर्मूला कैसे लिखना पड़ेगा सर? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा अपना? इनकी वैलेंसी आ जाएगी 3। बात क्लियर है ना? आगे बढ़े अपन। ऑक्सीजन फैमिली की बात करें, ग्रुप नंबर कितना हो गया? 16 हो गया, ठीक है। तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? 6 होंगे, यस सर। तो ये 4 से ज्यादा हो गए, तो वैलेंसी का फॉर्मूला क्या लगने वाला है सर? वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 8 माइनस 6 करना पड़ेगा, आंसर आ गया मेरा कितना? 2,
ठीक है। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी करा दी। आज के बाद एस ब्लॉक का और पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट आपके सामने रख दिया जाए तो उसका ग्रुप नंबर आपको अगर पता है तो आप वहां पर उसकी वैलेंसी बता सकते हो। उसकी वैलेंसी बताने में आपको बिल्कुल 1 सेकंड लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। हमको पता है ना कि जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है सर, बढ़ती है। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट बढ़ूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी सर, बढ़ेगी। मतलब सर जो सबसे लेफ्ट में होंगे ना, मतलब जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होंगे सर, जो अल्काली मेटल्स होंगे ना, वो अपने क्या होंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे सर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब बात करते अपन जो अपने ग्रुप नंबर 17 के होंगे, बिल्कुल पीरियड के राइट साइड, बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के राइट साइड, ठीक है। तो मेरे को पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो जो सबसे राइट साइड वाले होंगे, मतलब जो अपने हेलोजेंस है ना, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। हम पूरा पढ़ चुके हैं यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, बिल्कुल अच्छे से हम एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड पढ़ चुके हैं। तो हमको पता लग गया कि जो ग्रुप नंबर 17 है वो क्या होंगे, अपने मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और जो ग्रुप 18 होता है ना, उनमें इसकी बात ही नहीं चलती यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना। भाई वो पहले से स्टेबल है, वो क्यों खींचेंगे यार, उनको अनस्टेबल थोड़ी बनना है। तो यहाँ पर हम बात ही नहीं करते किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो यहाँ पर जो ग्रुप नंबर 18 है उसमें बात नहीं करनी हमको। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो जाएगी सर, किसकी हो जाएगी, ग्रुप नंबर 17 की, यानी हेलोजेंस की। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में सर, 17 ग्रुप में। सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से ग्रुप में सर, फर्स्ट ग्रुप में। बात क्लियर है, ठीक है सर। ये बात बिल्कुल आसान है, हम ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं। अब ध्यान से देख, अब एनसीईआरटी ने क्या बोला हुआ है, एनसीईआरटी ने क्या बोला हुआ है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस होते हैं, मतलब ये वाले, ठीक है, एंड जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्काली मेटल्स होते हैं, मतलब ये वाले ग्रुप नंबर 1 वाले, ठीक है, इनको सेपरेट करने के लिए कौन आता है, इनको सेपरेट करने के लिए कौन आता है सर, नोबल गैसेज आती हैं। मतलब यहाँ बीच में क्या होनी चाहिए, नोबल गैस होनी चाहिए। सेपरेट मतलब जैसे मान लो ये एक लड़का है और ये एक लड़का है, इनको सेपरेट कर रहा है। मान लो यहाँ पर बीच में एक दीवार है, तो मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि ये दोनों एक दीवार से सेपरेटेड है, इनके बीच में एक दीवार है, ठीक है। तो जब एनसीईआरटी बोल रही है कि जो तुम्हारे एल्कली मेटल्स हैं और जो तुम्हारे हैलोजेंस हैं उनको नोबल गैस सेपरेट कर रही है, तो ये बात समझ नहीं आ रही यार, नोबल गैस तो उधर होती है, इधर साइड होती है, तो यहाँ पर सेपरेट करना मतलब ये तो बीच में होने चाहिए। तो ये बात समझ में नहीं आ रही मुझे। अरे मेरे भाई ये कंफ्यूज मत हो यार, इसका मतलब ये है, जैसे देख तुम्हारा, जैसे तुम्हारा देख क्या है, 17 ग्रुप का एक एलिमेंट बोल, फ्लोरीन, ठीक है, ठीक है। तो फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, ग्रुप नंबर 18 का एलिमेंट आएगा, नियोन आएगा, ठीक है। फिर नियोन के बाद क्या आएगा, अपना ग्रुप नंबर फर्स्ट का एलिमेंट आएगा, कौन आएगा वो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन नियोन सोडियम आएगा, ठीक है। तो सोडियम अपना ग्रुप नंबर फर्स्ट का एलिमेंट है। तो देख ये अपना ग्रुप नंबर फर्स्ट का एलिमेंट है, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये अपना ग्रुप नंबर 17 का एलिमेंट है, मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इनके बीच में कौन आ रहा है भाई, इनके बीच में नोबल गैस आ रहा है ना, तो ये मतलब एनसीईआरटी का। तो आपको पता होना चाहिए, ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आज के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं मतलब हेलोजेंस, और जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं मतलब अपने एल्कली मेटल्स, उनको कौन सेपरेट करता है सर, नोबल गैस सेपरेट करता है। कैसे सेपरेट करता है मैंने आपको बता दिया, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये थी आपकी एनसीईआरटी की लाइन, ये आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। देख कोई एक एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, उसका नाम क्या सर, ए है। अब एलिमेंट ने मान ले एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो उसकी खोपड़ी में नेगेटिव लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये ए माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा। और मैंने आपको बोल रखा है किसी की खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज दिख जाए उसको बोलते हैं अपन एनायन, बिल्कुल सिंपल बात है। वहीं सिमिलरली अगर मैं बात करूं, कोई एक मेरे पास एलिमेंट है ए, अब उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, मतलब नेगेटिव चार्ज उसमें से निकल गया एक, तो उसकी खोपड़ी में, खुद के खोपड़ी में पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, तो वो ए पॉजिटिव बन गया। और किसी की खोपड़ी में जब पॉजिटिव लग जाता है उसको बोलते हैं अपन कैटायन, तो ये हो गया अपना कैटायन। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या, नहीं सर, बिल्कुल आसान बात है, समझ में हमको आ गया, ठीक है। अब एनसीईआरटी में आगे दे रखा है कि जो CaF2 होता है, CaF2 उसकी कहानी को एक्सप्लेन करो, ठीक है। अब ध्यान से देख, कॉमन सेंस लगा एक बार, कैल्शियम अपने कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, मतलब ये अपने एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ठीक है। और जो अपने फ्लोरीन है वो अपने हेलोजेंस है, क्या है वो अपने हेलोजेंस है, ग्रुप नंबर 17 के।
तो वो मतलब वो अपने क्या है, नॉन मेटल्स हैं, वो अपने नॉन मेटल्स हैं। हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है, हमको पता है सर कहाँ पर मेटल्स होते हैं, कहाँ पर नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, हमको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर एक अपना क्या है, मेटल है, एक अपना क्या है सर, नॉन मेटल है। तो इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा भाई, कॉमन सेंस की बात है कि इनके बीच में बॉन्ड बनेगा आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि लेक्चर 1 में हमने देख लिया मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है सर, आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर कैल्शियम और फ्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनने वाला है सर, आयोनिक बॉन्ड बनने वाला है। ये कैल्शियम, ये अपना एक एफ और ये अपना एक एफ, तो ये जो बॉन्ड मुझे दिख रहे हैं बीच में, ये बॉन्ड कौन से हैं सर, ये अपने आयोनिक बॉन्ड है। कौन से बॉन्ड है सर, ये अपने आयोनिक बॉन्ड है। ये तो कॉमन सेंस की बात है यार। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, बस इसको एक्सप्लेन करना है। तो देख यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर लेते हैं ताकि तुम्हारी तसल्ली भी हो जाएगी। अब देख ये लिखा मैंने सर कैल्शियम, यस सर, ये लिख दिया मैंने फ्लोरीन एक तरफ, ये लिख दिया मैंने दूसरा फ्लोरीन एक तरफ, ठीक है सर। फ्लोरीन अपने 17th ग्रुप के एलिमेंट है। अब तो बात क्लियर है तुमको कि सर 17th ग्रुप के एलिमेंट है, तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए सर, 7 होने चाहिए। और अब मैं उनको लीविस सिंबल से बना रहा हूं सर, 7 मैंने यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए, ये बना दिए मैंने सर। ये भी फ्लोरीन है, ये भी 17th ग्रुप का, तो यहाँ पर भी मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बना देता हूँ, 7 बना देता हूँ, ये बना दिया सर मैंने। सर कैल्शियम अपना सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर, अभी हमने देख लिया सेकंड ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, 2 होते हैं। यहाँ पर मैंने बना दिया 2, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है ना। इसकी मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिखूं तो कितना होगा, देख 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2, 2 2 4 10 11 12 18 20, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन है, ठीक है। तो इसका देख ये अपना पहला सेल के सेल, ये अपने एल सेल, ये अपना एम सेल और ये अपना एन सेल। तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सा, एन है। उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो यही तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन बना रखे हैं इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही तो अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते थे, ठीक है। तो ये बात हमको यहाँ पर पता है, ठीक है। तो कैल्शियम की बात करें तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है सर, एन सेल है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 2 हैं। वो बात तो हमको बिना इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन निकाल के ही पता थी कि अगर सेकंड ग्रुप का कोई एलिमेंट होगा तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, 2 होते हैं। तो हमने डायरेक्टली 2 बना दिए थे, ठीक है। अब देख ध्यान से देख एक बात, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, 7 है। और ये बात इनको पता है भाई, ये एलिमेंट्स है, इनको पता है ये बात। जब मैं आपको पढ़ा रहा था इन्होंने सुन लिया यार कि स्टेबल कैसा हुआ जाता है, कैसे अपन स्टेबल हो सकते हैं, इन्होंने बात सुन ली। इनको पता है कि हम स्टेबल ऐसे हो सकते हैं ना, अगर हमारे आउटर मोस्ट सेल में यानी अपने वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो यहाँ पर इसके पास 7 थे, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो इसने कैल्शियम से मांग लिया, इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो अब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, ये अपना स्टेबल हो चुका है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन था, इसने बोला कि नीचे वाले एफ फ्लोरीन ने बोला कि वो मुझे दे दो, अब इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, ठीक है। और कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, और इस फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन ने गेन कर दिया। दोनों फ्लोरीन अपने स्टेबल हो चुके हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट सेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, मतलब ऑक्टेट उनका पूरा हो चुका है। अब कैल्शियम की बात करें, क्या कैल्शियम का ऑक्टेट पूरा हुआ भाई? अगर इसके ये लास्ट के जो सेल था, इसके 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे ना तो अपना ये बच गया बस। तो एम सेल अपना अब आउटर मोस्ट सेल है, तो इसके पास देख कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8, मतलब ये भी अपना क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। तीनों का फायदा हो गया, तीनों अपने क्या हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया सर, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो Ca+2 बनेगा क्या, यस सर। फ्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए सर, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, F- बन गया, ये भी अपना F- बन गया। बात क्लियर है ना। तो इसको बोलते हैं अपन CaF2 बन जाएगा ये अपना। कितना सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो अपना मेटल था, कौन सा मेटल था सर, कैल्शियम था ना। तो कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया ना, मेटल लॉस ही तो करता है, और जो नॉन मेटल होता है वो गेन करते हैं। तभी तो जाके इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा सर, इनके बीच में बन जाएगा अपना, क्या बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। क्या बन जाएगा सर, आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। ये Ca, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। तो ये जो बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच के बॉन्ड थे। तो यहाँ पर हमने देख लिया ये अपने कौन से बॉन्ड होने वाले हैं सर, आयोनिक बॉन्ड होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी कहानी एक्सप्लेन कर दी CF2 की, ठीक है। और
ये आपको थोड़ी बहुत अगर पता भी होगी, ये आपको बातें समझ में आ रही होंगी ना, तो वहां पर तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी है नीट का यार। वहां पर तुमको ये थोड़ी बोलेंगे कि CaF2 की कहानी को एक्सप्लेन करो, NaCl की कहानी को एक्सप्लेन करो, नहीं करेंगे यार, ये बातें थोड़ी पूछेंगे। वो तुमको बताओ क्या पूछेंगे, सर CaF2 में तुमको कौन सा बॉन्ड देखने को मिला। तुमने बस इतना देखना है यार, कैल्शियम है, एक मेटल है, एक फ्लोरीन है, नॉन मेटल है। भाई मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कॉमन सेंस की बात है, आयोनिक बॉन्ड बनता है। तुमने टिक किया, 1 सेकंड में तुम्हारा आंसर आ गया। वहां पर तुमको ये थोड़ी बोलेंगे कि लिखो इसके बारे में एक पूरा पैराग्राफ लिखो, या फिर इसके बारे में पूरी एक समरी लिखो, या फिर इसके बारे में एक ऐसे लिखो। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो बोर्ड में आता है, और हम यहाँ पर बोर्ड की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आप 12th के क्लास में हो, बोर्ड का एग्जामिनेशन आपका हो, फिर भी आप यहाँ पर अच्छे से कर सकते हो। बाकी मेरे जो लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली अगर मैं बात करूं, वो किसके लिए समर्पित है, नीट एग्जाम के लिए समर्पित है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बात हमने कर ली। तो ये अपने कौन से बॉन्ड है सर, आयोनिक बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। और ये भी अपना कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। अब देख, अब यहां पर क्या करना है तुमको, ये अपना 4.1 कॉसेल लिविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। अब यहां पर आपको ना इसको पढ़ना है, और पढ़ना यार प्लीज। मैंने हालांकि आपको हर एक वर्ड पढ़ा दिया, पर जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। आपको जब ये पता लगेगा ना मन को कि मेरे को केमिस्ट्री का हर वर्ड पता है, तो वो जो कॉन्फिडेंस आपको उसके बाद आता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। तो आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि यस सर, हमने एक एक वर्ड समझ लिया एनसीईआरटी का, और बिल्कुल देसी भाषा में बिल्कुल आसानी से समझ लिया। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ऐसा नहीं था कि मुझे दिमाग को बहुत मेहनत करनी पड़ी समझने के लिए। बहुत बिल्कुल आसानी से हमने इसको समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आगे बढ़ते हैं अपन, अब देख, सर वैलेंसी निकालनी आपको आ गई, वैलेंसी निकालनी तेरे को आती है। यस सर, अभी तो हमने सीखी थी कि वैलेंसी अपन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वैलेंसी निकालने अगर तेरे को आती है ना, तो जो वैलेंसी की वैल्यू आएगी ना, वही तेरी इलेक्ट्रो वैलेंसी की भी वैल्यू आने वाली है। जो तेरी वैलेंसी की वैल्यू आएगी, वही तेरी इलेक्ट्रो वैलेंसी की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मान लो तेरा नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सर, ये 15th ग्रुप एलिमेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर, 5 होंगे। तो वैलेंसी कैसे निकालूंगा मैं इसमें सर, 8 - 5, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो वैलेंसी कितनी है सर नाइट्रोजन की, 3 है। सर इलेक्ट्रो वैलेंसी कितनी है, इलेक्ट्रो वैलेंसी भी 3 है, ठीक है। तो जो वैलेंसी की वैल्यू आएगी, वही तेरी इलेक्ट्रो वैलेंसी की वैल्यू आने वाली है, ठीक है। पर अगर तेरे को डिफिनेशन लिखनी हो, हालांकि तू नीट की तैयारी कर रही है, वहां पर तेरे को डिफिनेशन थोड़ी लिखनी, ठीक है। मान लो अगर तुमको डिफिनेशन लिखनी हो ना इलेक्ट्रोवैलेंसी की, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, जैसे मैं बात करूं, ये अपना कैल्शियम था पहले, अब लास्ट में कैल्शियम की खोपड़ी में कितना चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया। तो जो इनके ऊपर चार्ज लगा होता है ना, यही इनकी क्या होती है सर, इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। अगर मुझे ये पता भी नहीं होता, मुझे बस इतना पता होता कि वैलेंसी इक्वल टू इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो इसकी वैलेंसी भी तो देख दो ही आएगी ना, क्योंकि हमको पता है कैल्शियम अपना 2nd ग्रुप का एलिमेंट है। तो वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रोवैलेंसी डायरेक्टली बता सकता था कि कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होने वाली है सर, 2 होने वाली है। तो बस तुम इतना ध्यान रखना कि वैलेंसी इक्वल टू इलेक्ट्रो वैलेंसी। हालांकि इसकी डिफिनेशन अगर कोई तुमसे पूछे तो बता देना कि किसी एलिमेंट की खोपड़ी में जितना चार्ज लगा होता है ना, वही चार्ज उसकी क्या होती है, इलेक्ट्रो वैलेंसी होती है। एनसीईआरटी भी बोलती है, देख ये लिखी हुई है, देख द इलेक्ट्रो वैलेंसी इज दस इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिट चार्ज ऑन द आयन, ठीक है। बाकी अगर तेरे को नीट में आंसर निकालना है तो तू कैसे निकालेगा, वैलेंसी इक्वल टू इलेक्ट्रो वैलेंसी। बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख, ये मेटल है अपना, ये नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा सर, आयोनिक बॉन्ड बनेगा। सर ये अपना मेटल है, तो ये अपने क्या नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कैसे बॉन्ड बनेंगे सर, आयोनिक बॉन्ड बनेंगे। सर आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है सर, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड। बिल्कुल आसान है ना, यस सर। ये बात मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बता रखी है, और यहाँ पर मैं आपको एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आपको एक अच्छा फील करा रहा हूँ कि यस सर, एनसीईआरटी जो है ना बिल्कुल आसानी से समझ में आ सकती है, इसको कोई दिक्कत, हमने फालतू ही इसमें टेंशन ले रखा है यार। हम पहले से सोचते हैं कि यार एनसीईआरटी बहुत डिफिकल्ट दे रखी है, और हमको बहुत, हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे जो टीचर होते हैं ना, वो खुद बोलते हैं यार कि एनसीईआरटी ना मतलब लगती तो इतनी है, पर है वो इतनी, वो बात तो सही है। पर इससे क्या होता है, हमको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बोलते हैं यार कि एनसीईआरटी मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स करके देती है, उसमें बहुत समझना बहुत
डिफिकल्ट है, पर अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम यहाँ पर देख रहे हैं और आपको लग भी रहा होगा कि एनसीईआरटी बिल्कुल आसान है यार, बायोलॉजी को समझना मुश्किल हो जाएगा, पर यहाँ पर जब हम केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ेंगे वो बिल्कुल आसानी से आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। अगर आप ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से देख रहे हो और लेक्चर देखने के बाद जो यहाँ पर मैं एनसीईआरटी के पेजेस यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ उसको भी अपन जब रीड करेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि भाई केमिस्ट्री एनसीईआरटी की तो कुछ है ही नहीं यार। आपको लगेगा कि आप तो 6th क्लास में पढ़ रहे हो, 6th क्लास में जैसे फील आता है ना, जैसे आप अभी 12th क्लास में हो और अचानक से आपने 6th क्लास की बुक खोल दी, तो आपको यहाँ पर जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो वही वाला फील यहाँ पर आने वाला है। बाकी यहाँ पर मैं हवा में बात नहीं करता, आप यहाँ पर खुद से देख लेना। बाकी आगे बात करते हैं, यहां पर आता है अपना कॉसल पोस्टुलेट्स। कॉसल पोस्टुलेट्स कुछ भी नहीं है। कॉसल पोस्टुलेट्स यार जो अभी तक हमने पढ़ा ना वही कहानी लिख दी इन्होंने, वही कहानी लिख दी। सबसे पहले क्या होता है, हर एलिमेंट को पता है सर, जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस दिन हर एलिमेंट ने सुन लिया कि हम स्टेबल कैसे हो सकते हैं अगर हमारे पास नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन आ जाए तो। ठीक है, तो वही बात है कि अगर स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन आ जाए तो कोई भी एलिमेंट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बाकी हमको ये बात पता है कि जो नोबल गैसेस होते हैं वो सेपरेट करते हैं किसको, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को। वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, फिर हमने देखा कि कोई एक एलिमेंट है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन कैसे अटेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, गेन कर दे। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मैंने लिख दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंड इलेक्ट्रॉन लॉस। फिर क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। यस सर, उसने ऑक्टेट रूल फॉलो कर दिया, मतलब वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दिए। यस सर, उनके बीच में जो चार्ज बने होंगे जैसे Na पॉजिटिव और Cl माइनस आयन, उनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वही बात लिख दी यहाँ पर। तो फिर क्या बन गया, केमिकल बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बनता है, आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। बात क्लियर है ना। तो ये बात हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। इसमें से कुछ याद नहीं करना आपको। आपने अगर सारा ऊपर से जो मैंने आपको पढ़ाया सारा अपने अच्छे से सुना है ना, तो कॉशल पोस्टुलेट्स आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर याद थोड़ी करना है हमको, क्योंकि जब हम नीट का एग्जाम देंगे वहां पर हमको ऑप्शन आने वाले हैं ना, ऑप्शन मतलब हमारा आंसर हमारी आंखों के सामने हो गया भाई, तो वहां पर हमको टिक करना है। और अगर हमने पूरा लेक्चर अच्छे से समझा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी साथ साथ मैं आपको बहुत सारे एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू और नीट के पीवाईक्यू भी करा रहा हूं यार। अभी तक सिर्फ 2 ही लेक्चर हुए हैं और अभी तक हमने 44 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। तो सोचो जब तुम्हारा ये केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर कंप्लीट होगा तो तुम्हारे 250 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। और मैं आपको गारंटी दिलाता हूं जो आपका नीट 2025 में क्वेश्चन आने वाला है ना, उसके पेपर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां पर मैं कंक्लूजन आपको बताऊं तो कंक्लूजन क्या है, कॉसल और लीविस ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो एटम्स होते हैं ना वो स्टेबल ऑक्टेट को अचीव कर लेंगे, यानी वो स्टेबल हो जाएंगे। कैसे, बाई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर वो बीच में क्या बना दे, केमिकल बॉन्ड बना दे। बात क्लियर है ना। तो यहाँ पर वो केमिकल बॉन्ड कैसे बना रहे हैं सर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया और नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया। फिर एक की खोपड़ी में पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक कैटायन बन गया, और एक की खोपड़ी में यानी नॉन मेटल की खोपड़ी में नेगेटिव चार्ज आ गया, वो अपना बन गया एनायन। फिर प्लस और माइनस मिलके अट्रैक्शन करेंगे क्योंकि अपोजिट चार्ज है, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बीच में बन जाता है केमिकल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, वो आयोनिक बॉन्ड होता है। तो वही बात यहाँ पर लिख दी इन्होंने। बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एनसीईआरटी यहाँ पर क्या बोलती है, द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस was termed as इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी आयोनिक बॉन्ड। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं, कोई नई बात इसमें है ही नहीं। बाकी ये मैंने बता दिया आपको कि जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है वो किसी एक एलिमेंट की खोपड़ी में जो चार्ज लगा होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। हालांकि कोई अगर मुझसे निकालने के लिए पूछेगा तो हमको क्या करना है, वैलेंसी इक्वल टू इलेक्ट्रोवैलेंसी, वो वैलेंसी निकालनी तो हमको आती है। यस सर। फिर हमने कॉसल पोस्टुलेट्स भी देख लिए, कोई दिक्कत हुई क्या, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अभी तक बात चल रही है सर, अभी तक बात चल रही है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अभी तक जितनी भी बात चल रही है ना वो चल रही है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, यानी मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अभी तक पूरी कहानी चल रही है सर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो क्या हमारे पास हमेशा जो कंपाउंड्स होंगे वो ऐसे ही होंगे क्या सर, एक मेटल और एक नॉन मेटल, हमेशा क्या ऐसे ही होंगे क्या? ऐसे भी तो हो सकते हैं कि 2 नॉन मेटल हो गए, ये Cl और ये Cl, क्लोरीन भी नॉन मेटल और दूसरा क्लोरीन भी नॉन मेटल। तो यहाँ पर क्या सीन चलेगा, क्या यहाँ पर भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे क्या यहाँ पर भी अपना ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं सर। तो यहाँ पर तुम्हारी जो अभी तक थ्योरी चल रही थी ना वो फेल हो गई। तुम्हारी जो थ्योरी चल रही थी ना वो बिल्कुल फेल हो गई यार, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी खुद बोलती है कि जो
अभी तक हम पढ़ रहे थे वो कब तक एप्लीकेबल है, जब तक आयोनिक बॉन्ड बनेगा उनके बीच में। मतलब अगर एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा, कंपाउंड में अगर एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा, तभी तक ये अपना अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो एप्लीकेबल है। अगर दो नॉन मेटल हो गए तो यहाँ पर हमारी थ्योरी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो हम अब आगे बढ़ेंगे कि अगर दो नॉन मेटल हो गए तो फिर हम क्या कहानी खेलेंगे, क्या अपन कैसे आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर तक एनसीईआरटी बोलती है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड डिड नॉट फिट इनटू दीज कंसेप्ट। अभी तक जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला, फिर आयोनिक बॉन्ड बनने वाला, वो हम तब तक ही पढ़ेंगे, तब तक ही वो एप्लीकेबल है जब तक एक बंदा क्या हो, मेटल हो, और दूसरा बंदा क्या हो, नॉन मेटल हो। ठीक है, तो ये बात मैं उम्मीद करता हूं आपको मैंने एनसीईआरटी को वर्ल्ड टू वर्ल्ड बिल्कुल देसी भाषा में समझाया। बाकी अब देख यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई सर, प्रॉब्लम क्या आ गई। एक अपना कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है सर, 6 है। इसकी मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो कितना होगा सर, 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिखूं तो कितना होगा, 1s2 2s2 2p4। ये इसका के सेल, यस सर। ये इसका एल सेल, यस सर। ये इसका के सेल, यस सर। ये इसका एल सेल। आउटर मोस्ट सेल कौन सा है, इसमें एल है, इसमें भी आउटर मोस्ट सेल कौन सा, एल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 और 2 6 है। ठीक है, तो क्या हमको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन निकाल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे क्या, नहीं भाई, मैंने आपको बता रखा है यार। कार्बन तुम्हारा कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 14th ग्रुप का एलिमेंट है, तो कॉमन सेंस की बात है तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं, 4 होने वाले हैं। ठीक है, ऑक्सीजन तुम्हारा 16th ग्रुप का एलिमेंट है, तो कॉमन सेंस की बात है कि तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं, 6 होने वाले हैं। तो ये मैं वैसे ही बता सकता था अगर मुझे पता होता कि इनका ग्रुप नंबर क्या है। तो ग्रुप नंबर अगर तुमको पता है तो तुम यहाँ पर क्या निकाल सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो और वैलेंसी भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर बात चल रही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो मैंने लिख दिया कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, अगर मैं ऊपर वाला ही कंसेप्ट यूज करूं जो अभी तक मैं पढ़ रहा था, तो यहाँ पर देख, अब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं अपन, तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को पता है कि अगर मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए तो मैं ऑक्टेट पूरा कर लूंगा। और ऑक्टेट का मतलब स्टेबल होना। तो मैं स्टेबल कैसे हो सकता हूँ, ऑक्सीजन सोच रहा है मैं स्टेबल कैसे हो सकता हूँ अगर मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाए, कितने हो जाए सर, 8 हो जाए। तो यहाँ पर इसके पास 6 है, मतलब इसको 2 और चाहिए। तो अगर यहाँ से 2 चले भी जाए ना उधर, तो यहाँ कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। और यहाँ कितने हो गए, 8 हो गए। अब ऑक्सीजन की मजे ही मजे, ऑक्सीजन की मजे ही मजे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो चुका है सर, स्टेबल हो चुका है। पर भाई ऐसा थोड़ी करना है, अगर तुम एक स्टेबल हो गए ना कंपाउंड में तो ये गंदी बात है यार। अगर कोई कंपाउंड है उसमें दोनों ही जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, सबको स्टेबल होना चाहिए। यहाँ पर तुमने ऑक्सीजन को तो स्टेबल कर दिया, पर यहाँ पर सिर्फ 2 बचे अब। तो यहाँ पर सिर्फ 2 अब बचे, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्टेट थोड़ी पूरा हुआ इसका, कार्बन का ऑक्टेट थोड़ी पूरा हुआ। तो यहाँ पर सिर्फ इसके मजे आ रहे हैं, तो यहाँ पर इसके मजे नहीं आ रहे। तो ये सिर्फ ऑक्सीजन स्टेबल हो रहा है, कार्बन स्टेबल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट अभी तक हम पढ़ रहे थे वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रहा। वहां पर हम क्या देख रहे थे अभी ऊपर, कि जब हम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे थे तो ये वाला भी स्टेबल और उधर वाला भी स्टेबल। मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया उसके भी मजे, जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया उसके भी मजे, दोनों ही स्टेबल हो रहे थे। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, गेन किया, उसके तो मजे आ गए। बाकी जिसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया भाई उसके तो लग गए, उसके तो लग गए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब ये प्रॉब्लम हो गई तो इसका सॉल्यूशन भी तो ढूंढना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन भी तो ढूंढना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन होता है कि सर यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। हमने ऊपर स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक मैंने बॉक्स बना रखा था, उसमें लिखा हुआ था कि स्टेबल कैसे होते हैं अपन, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, यस सर। और ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमको एक तो ऑप्शन है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करो और दूसरा ऑप्शन है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करो। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, जिसमें अपना आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर तुम्हारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट फेल हो गया। यहाँ पर अपना होगा सर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट आएगा। क्या आएगा सर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का कंसेप्ट यहाँ पर आने वाला है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किए जाएंगे, ठीक है, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। बाकी हमको यहाँ पर आंसर पता लग गया कि जो हमारे पास प्रॉब्लम आई थी उसका आंसर अपना क्या है, कि यहाँ पर क्या होने वाला है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है। क्योंकि कार्बन भी तुम्हारा नॉन मेटल और ऑक्सीजन भी तुम्हारा नॉन मेटल, तो 2 नॉन मेटल हो गए। तो यहाँ पर हमको भी तो पता ही है भाई कि अगर 2 नॉन मेटल हो जाएंगे तो यहाँ पर तुम्हारा कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है भाई। और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, हमने लेक्चर नंबर 1 में सीखा हुआ है कि ये बनता है अपना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, बाकी मैं उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सर ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल कुछ भी नहीं है यार, तब से मैं बता तो रहा हूँ, चिल्ला तो रहा हूँ। ऑक्टेट रूल मतलब कि कोई एक एलिमेंट है वो स्टेबल कैसे होगा, अगर अगर उसके जो आउटरमोस्ट सेल है, उसका जो वैलेंस सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, उसी को बोलते हैं अपन ऑक्टेट रूल, उसी को बोलते हैं अपन ऑक्टेट रूल। ठीक है,
तो ऑक्टेट मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अब इसको अटेन करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, या तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लो जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लो जो हम आगे करेंगे। ठीक है, तो एक तो मेथड है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करो, या फिर क्या करो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करो। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करो या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करो। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही बोलते हैं अपन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर बॉन्ड बनता है अपना आयोनिक बॉन्ड, और यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पर बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी ने कि जो कॉसल और लीविस है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेवलप करी एक इंपोर्टेंट थ्योरी। एक इंपोर्टेंट थ्योरी इन्होंने डेवलप करी, उस थ्योरी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। कौन सी थ्योरी है सर, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या बोलती है, कुछ भी नहीं बोलती। वो बोलती है कि कोई एलिमेंट उसको स्टेबल अगर होना है ना, तो उसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ेगा। ऑक्टेट रूल हमको पता है क्या होता है, तो बिल्कुल आसान है, मैं समझ गया बात। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को भी रीड करना है। यहाँ पर जो मैंने आपको बातें बताई थी वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो यहाँ पर ये डेट वेट याद मत कर लेना यार, ये डेट वेट याद मत कर लेना। बायोलॉजी में तो आ जाती है डेट वेट के से क्वेश्चन, पर यहाँ पर केमिस्ट्री से डेट से थोड़ी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर जो साल लिखा हुआ है 1916, ये सब याद मत करने लग जाना। ठीक है, बाकी उसके अलावा जो भी आपको दिख जा रहा है ना, वो सब मैंने आपको यहाँ पर अपने लेक्चर में कवर करा रखा है, बिल्कुल देसी लैंग्वेज में। आप जब इसको रीड करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर तक आपको बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहा हुआ होगा। तो मैं जो आपको लेक्चर पढ़ाता हूँ ना, वो इसी को ध्यान में रखते पढ़ाता हूँ कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता, आप में से जो लड़का बैठा हुआ है ना, जो लड़की बैठी हुई है जिसको कुछ भी नहीं आता भाई, उसको भी एक अच्छे लेवल तक यहाँ पर समझ में आ जाए। और अगर तुमको एनसीईआरटी समझ में आ रही है ना, तो तुम उनसे compete कर सकते हो जो कहीं ना कहीं एक अच्छी रैंक निकालने वाले हैं नीट 2025 में, क्योंकि भाई एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर तुम खुद से ना पढ़ो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो तो वो तुम्हारी दिक्कत है। पर यहाँ पर मैं एनसीईआरटी का एक एक शब्द आपको बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो मैं अपनी तरफ से पूरा 100% यहाँ पर दे रहा हूँ, और आपको भी पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर आपको रिविजन तो करना पड़ेगा यार, खुद से पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप अगर अलर्ट हो जाओगे, 100% आउटपुट आपका निकल के आने वाला है नीट 2025 में। ठीक है, बाकी अब हम पढ़ेंगे सर कोवेलेंट बॉन्ड।